नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मनपा के मुद्दे, हमारे ये खास कार्यक्रम। नागपुर महानगर पालिका चुनाव में जनता के मुद्दे क्या हैं और खास तौर से इन मुद्दों को तय करने वाले जो नेता हैं उनके क्या मुद्दे हैं, वो कौन से मुद्दों के साथ में जनता के बीच जाने वाले हैं, इसी पर हम बातचीत करेंगे। आज हमारे साथ हैं बीजेपी के सिटी प्रेसिडेंट दयाशंकर तिवारी सर से हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कुछ बीजेपी का चुनावी एजेंडा है। सबसे ख़ास बात यह है कि बीते 3 टर्म से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है और दया भैया, जिनको पूरा शहर बड़े इस उपनाम से जानता है, उन पर यह बड़ी जिम्मेदारी है कि वो फिर एक बार नागपुर महानगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी की, अपनी पार्टी की सत्ता लाएं। सर, भैया बहुत बहुत स्वागत है। अब ये कंफ्यूजन हो रहा है कि मैं आपको सर बोलूं कि भैया बोलूं। भैया ज़्यादा अच्छा है। भैया ज़्यादा अच्छा है। वजन आपका कम हो गया है लेकिन राजनीतिक वजन बढ़ गया है और एक बड़ी जिम्मेदारी अब नागपुर महानगर पालिका चुनाव की है। जिम्मेदारी पहले भी थी, अंतिम महापौर मैं था, इसलिए महानगर पालिका में वापस भारतीय जनता पार्टी को लाना ये मेरी ही जिम्मेदारी थी। संगठन के आधार पर लोगों के बीच घर घर पहुँच करके भारतीय जनता पार्टी के गत 15 वर्षों में किए गए महानगर पालिका के काम, माननीय देवेंद्र जी के नेतृत्व में किए गए काम, माननीय नितिन जी के नेतृत्व में किए गए काम, इन कामों तो लोगों के, जनता के पास तक पहुंचाना और विशेषतः केंद्र सरकार और राज्य सरकार के माध्यम से जो समाज कल्याण की योजनाएं हैं उन लाभार्थियों को एकत्रित करके भारतीय जनता पार्टी का सुर बनाना, इस दिशा में हम लोग कार्यरत हैं। तो भैया, चूंकि ये मनपा का चुनाव है, गली मोहल्लों का चुनाव है, अपने शहर का चुनाव है, तो हम ऑटो में सवारी करेंगे। तो आइए, और आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि इससे पहले आप कब ऑटो में बैठे? हाल फिलहाल में कभी ऐसी स्थिति आई कि ऑटो में बैठना हुआ? बिल्कुल हुआ। भैया, ये कभी आज हम ऑटो में बैठे हैं, ये कभी स्थिति आई कि चुनाव प्रचार के लिए आप ऑटो में गए हों? हमने ये देखा है कि जब आप महापौर थे या जब जनप्रतिनिधि भी थे बतौर नगर सेवक, तो आप अक्सर बाइक को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, 2 व्हीलर को बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो अभी चुनाव प्रचार चल रहा है, तो उसमें किस तरीके की व्यस्तताएँ हैं और किस साधन का इस्तेमाल करके आप जनसंपर्क कर रहे हैं? महानगर पालिका का चुनाव है और महानगर पालिका का चुनाव ये गलियों का चुनाव होता है और मैंने ज़्यादा से ज़्यादा मध्य नागपुर परिक्षेत्र को रिप्रेजेंट किया है, इसलिए मध्य नागपुर में अगर घूमना है तो आपको आपकी बाइक में घूमना पड़ता है। बाइक में आप घूमते हैं तो सहजता से 4 लोग आपके चेहरे देखते हैं, आपका नमस्कार होता है, जय जय राम होती है, उसी बहाने लोगों से मिलना हो जाता है। मैं जब महापौर भी था तो महापौर के समय भी 10 साढ़े 10 बजे मैं मेरी गाड़ी बुलाता था, बाकी सुबह से 10 बजे तक मैं बाइक में बैठकर ही वार्ड के नागरिकों के साथ मिलता था। लोगों को आश्चर्य भी लगता था कि महापौर गाड़ी में बैठ रहा है। अभी वर्तमान में ही संदीप जोशी जी ने एक एम्बुलेंस एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन को प्रदान करी और वह जागनाथ बुधवारी में प्रदान करी। मैं जब बाइक से पहुंचा वहाँ तो संदीप जी ने मेरा वीडियो निकाला कि भाजपा का अध्यक्ष बाइक से आ रहा है करके। तो बाइक मेरा शौक़ है, बाइक मेरा हुनर है और 90% ज़िंदगी मेरी बाइक पे गई है, इसलिए उसी को मैं एंजॉय करना ज़्यादा पसंद करता हूँ। क्या लगता है कैसा रहने वाला है चुनाव? 4 वर्षों से महानगर में कोई जनप्रतिनिधि नहीं रहा, इसलिए जनप्रतिनिधि की कमतरता उन्हें जो खली है उसको अभी अपने मतदान के माध्यम से परिपूर्ण करना चाहते हैं। महानगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी की पिछले 15 वर्षों से सतत सत्ता है और केंद्र में, राज्य में भी लगातार भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है, अगर बीच का 2.5 साल जाने दिया तो। इस दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी के किए गए कामों की जानकारी सभी को है और उस दृष्टि से ही आगे बढ़ना है। एक जो कार्यकारिणी आपके अध्यक्ष बनने के बाद में आपने बनाई, उसका साइज जिस तरीके से रखा और जिसमें जितने कार्यकर्ताओं को आपने समाहित किया, वो भी बड़ा अपने आप में दिलचस्प था। तो ये चुनाव के मोड में कार्यकर्ताओं को फिर से रिएक्टिव करने की प्रक्रिया से था या संगठनात्मक रूप से जो है वो लोगों तक या जनता के बीच में मैसेज जाए या कार्यकर्ता उत्साहित हो, इसके लिए था? देखिए, मैं शहर का अध्यक्ष बना, नैसर्गिक रूप से मैं पार्टी का एक वरिष्ठ पद पर हूँ और उम्र से भी वरिष्ठ हूँ। अब मैं वरिष्ठ हूँ तो मेरे साथ काम करने वाली टीम जो है वो युवा होनी चाहिए, यह संकल्पना थी। इसलिए आप देखेंगे मैंने वरिष्ठ जितने भी भाजपा के पदाधिकारी बने, पूरा का पूरा नया खून उसमें डाला, सब नए चेहरे उसमें आए, उसका परिणाम भी आपको देखने के लिए मिल रहा है। आप जिसे जंबो कार्यकारिणी कह रहे हैं वो जंबो कार्यकारिणी नहीं है। भाजपा की कार्यकारिणी में 40-40, 50-50 उपाध्यक्ष होते थे, 40-40, 50-50 मंत्री होते थे। मेरा प्रतिबंध 16 उपाध्यक्ष और 16 मंत्री तक ही रहा। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रकोष्ठ है, जो आघाड़ियाँ हैं,
जो अलग अलग सेक्टर में काम करती हैं। मेरे मन में एक विषय आया कि अगर ये 37 प्रकोष्ठ मिल करके काम करें तो मूल भारतीय जनता पार्टी का काम केवल मैनेजमेंट का रह जाएगा और सेक्टर में हर सेक्टर में काम हो जाएगा, तो अलग से काम खड़ा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अभी सीए आघाड़ी में तो शायद पूरे देश में कहीं कोई ऐसा राजनीतिक दल नहीं होगा जिसकी सीए आघाड़ी में 40 पदाधिकारी होंगे। तो समाज का हर सेक्टर जो समाज में प्रभाव रखता है, वजन रखता है, जो लोगों को प्रभावित कर सकता है, उनको एकत्रित करके उनको भारतीय जनता पार्टी के सुर में मिला करके उनके माध्यम से लोगों तक संपर्क करना, यह मुख्य कारण है। क्या चुनावी मुद्दे हैं आपको लगता है कि जनता के बीच में, आप महापौर भी रहे हैं लंबे समय से, एक आप जनप्रतिनिधि रहे हैं नगर सेवक के तौर पर, क्या चुनावी मुद्दे इस बार आपको नज़र आते हैं और जनता के बीच में कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जिसे प्रमुखता से एड्रेस किए जाने की ज़रूरत है और वो एड्रेस नहीं हो रहे हैं या होनी चाहिए? मुख्यतः होता यह है कि जो जनप्रतिनिधि निर्वाचित होकर के आता है वह वही काम करना चाहता है जो दिखते हैं। अब देखते हैं कि तौर पर वो सड़क बनाना चाहता है, वो सड़क के किनारे फुटपाथ बनाना चाहता है, गट्टू लगाना चाहता है, ग्रीन जिम लगाना चाहता है। ये चीज़ें तो आवश्यक है, लेकिन सड़क बनाने से पहले आवश्यकता यह है कि नीचे की गटर लाइन ठीक है कि नहीं। जिम्मेदारी महानगर पालिका के अधिकारियों की है, कर्मचारियों की है, लेकिन आप देखेंगे वो लोग तन्मयता के साथ में उन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते। नगर सेवकों की सूचना पर ही सारे काम करते हैं। इस शहर की सबसे पहली आवश्यकता है कि शहर के सीवरेज सिस्टम को बहुत अच्छे तरीके से पुनर्नियोजित करने की नितांत आवश्यकता है। कारण बहुमंजिली इमारतें इतने बड़े प्रमाण में शहर में बन रही है कि जहाँ 1-2 परिवार रहते थे वहाँ अभी 200 परिवार रहने के लिए आ गए। इस दृष्टि से उसके रिस्ट्रक्चरिंग की आवश्यकता नितांत आवश्यक है। स्थिति तो ये है कि लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी की जो सत्ता है वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में रही है, लेकिन बहुत बारी स्थिति इस तरीके से आई है कि भाजपा ही बहुत ज़्यादा मुखर होकर एडमिनिस्ट्रेशन के समक्ष खड़ी हुई है और जनता की समस्याओं को लेकर, और एक तरीके से ये आरोप लगाए गए हैं कि जो जनता के काम है वो बराबर हो नहीं रहे हैं। प्रशासक के कार्यकाल में जिस प्रकार से नीचे के स्तर पर काम होना चाहिए वो नहीं हो पाया। उसका मुख्य कारण यह भी था कि महानगर पालिका में रिक्रूटमेंट कम था। अभी 250 इंजीनियरों की भर्ती की गई है, अर्थात 250 इंजीनियर कम थे। इस कारण से काम में कोताही तो हुई है प्रशासक के माध्यम से, और जब प्रशासक के माध्यम से काम नहीं हो रहा तो हम तो जनता के प्रतिनिधि हैं। सत्ता किसकी हो, कोई इंद्रप होए हमें क्या है, कौन गद्दी पर बैठा है, इससे कोई नहीं। हम जनता की आवाज़ को बुलंद करने वाले हैं। आप देखेंगे सभागृह में भी हमारी सत्ता रहते हुए भी जो समाज की समस्या है उसको लेकर के हमारे विधायक मुखर रहते हैं। तो यहाँ भी महानगर पालिका के परिक्षेत्र में भी अगर समस्या है, जनता के लिए मुखर होना यह हमारा नैसर्गिक कर्तव्य है, हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, और उसको हम लोग पूरी तन्मयता के साथ में किसी भी प्रकार की कोताही ना बरतते हुए जनता के विषय को लेकर के हम हमेशा आक्रामक रहते हैं। आपको भी हमने देखा कि आप जो प्रशासक थे उनके कैबिन के बाहर आपने भी अलग अलग जनप्रतिनिधियों के साथ में धरना दिया, और आप तो महापौर रह चुके हैं और ऐसे बहुत सारे वरिष्ठ जो नगर सेवक है वो आए। तो उसमें एक तरीके से विपक्ष ने ये बताया कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में जिसको रूल किया भारतीय जनता पार्टी ने लंबे समय तक, ये उसकी एक तरीके से विफलता है, और अगर सही तरीके से काम होता था तो ये स्थिति और ये नौबत ही नहीं आती। कर्मचारियों की कमी थी, कर्मचारियों की कमी से जो काम होने चाहिए था उसमें सिंक्रोनाइजेशन नहीं था। काम को सिंक्रोनाइज करना चाहिए, यही मुख्य मुद्दा था, और उसी विषय को लेकर के हम लोगों ने इस प्रकार से संपर्क स्थापित किया था। अब जो आप लोगों ने पूरा का पूरा एक अपना एजेंडा बनाया हुआ है चुनाव का, वो उसका रोड मैप किस तरीके से है और किस तरीके से सारी चीज़ें रहने वाली है? 151 सीटों पर जो है वो चुनाव हो रहे हैं, लेकिन इस बार गठबंधन की बातचीत हो रही है। राजनीतिक स्थितियाँ पूरी तरीके से बदल गई हैं, और आपने खुद ही कई भाषणों में ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो पिछली बार 108 नगर सेवक थे, अब आप 120 या उसके ऊपर में उठेंगे। तो जब आप अगर गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे तो फिर ऐसा होगा कि विपक्ष के लिए तो आप कोई स्पेस ही नहीं छोड़ दें, तो मतलब विपक्ष का एक भी नगर सेवक नहीं आएगा आप लोगों का जो स्टैटिस्टिक है उसके हिसाब से। नहीं, ऐसा नहीं है। विरोधी पक्ष की सीटें नहीं आएगी ऐसी कोई बात नहीं। राजनीति में विरोधी पक्ष भी नितांत आवश्यक होता है, उसका भी रहना आवश्यक है। कारण विरोधी पक्ष, जैसे हम रोड पर चलते समय सिग्नल के माध्यम से अपना अनुशासन निर्मित करते हैं, उसी प्रकार से सत्ता पक्ष को अनुशासित करने के लिए विरोधी पक्ष की महत्तम भूमिका रहती है। हम जिस समय 120 भाजपा की बात कर रहे हैं, तो भाजपा के 120 आए, इस दृष्टि से हम
निरंतर प्रयास करेंगे। और विशेषता के साथ में मैं आपको विनम्रता से कहना चाहता हूँ कि महायुति पहली बार कर रहे हैं ऐसा तो नहीं है। विधानसभा में भी हमने महायुति की, महानगर पालिका के चुनाव में भी महायुति करने की दृष्टि से हमारे राज्य के नेताओं के निर्देश है, उस दृष्टि से हम लोग अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं, कदम ताल आगे कर रहे हैं। हमारी प्राथमिक चर्चा कल शिवसेना के साथ हो गई। अभी शिवसेना की यादी आई है किनसे चर्चा करना है, इसलिए उनसे चर्चा हो गई। जो विपक्ष को नगण्य समझता है वो जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। अभी हम ऑटो में चल रहे हैं, स्पीड ब्रेकर था, गाड़ी ज्यादा तेज चलाना जिस प्रकार से दुर्घटना का है, एक तरफा सत्ता चलाना भी उसी प्रकार से लोकतांत्रिक दृष्टि से दुर्घटना है। इसलिए विपक्ष को भी उसमें आना चाहिए। ये बात अलग है कि विपक्ष ने अपने कामों के कारण अपने आप को इस स्थिति में ला दिया है कि वो दाल में नमक के बराबर रह गया है। इसलिए विपक्ष ने भी अपनी कार्यप्रणाली को सुधार करना चाहिए। किसी को गाली देने से आदमी बड़ा नहीं होता। हम भी विपक्ष में थे, हम भी सरकार के अच्छे कामों को सकारात्मक सहयोग करते थे और जो सरकार के गलत काम है उसका विरोध करते थे। इसलिए जनता के लिए हित में होने वाले निर्णयों के साथ विपक्ष खड़ा रहे तो उसकी क्रेडिबिलिटी बनी रहेगी। अगर वो हर चीज़ का ही विरोध करना चालू कर दे, आप कल्पना कीजिए कि जिस समय उद्धव ठाकरे जी 2.5 साल मुख्यमंत्री थे, उद्धव ठाकरे जी ने फूटी कौड़ी नहीं दी नागपुर महानगर को। उस समय वो आकर के ये शहर हमारा है, हमको पैसे मिलना चाहिए, आ जाते हमारे साथ में, वो आवाज उठाते, उद्धव के पास डेपुटेशन लेकर के जाते। कोविड के समय नागपुर से ज्यादा पैसा सोलापुर को दिया गया। सोलापुर नागपुर से बड़ा है। नागपुर में 7,500 लोग रोज पेशेंट के रूप में निकल रहे थे। एक दिन नहीं 15 दिन तक निकले। नागपुर को नितांत पैसों की आवश्यकता थी, लेकिन मुख्यमंत्री अपने घर में बैठे हुए थे। भी हम बातचीत को आगे जारी रखेंगे। आप ही के क्षेत्र में हम घूम रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि बड़ी अच्छी चाय मिलती है यहाँ, तो चाय पहले पी ली जाए। तो ये जो क्षेत्र है, कितने साल हो गए इसका प्रतिनिधित्व करते हुए आपको? मैं 2002 से 2007 यहाँ नगर सेवक था। उसके बाद मैं दूसरी जगह से प्रतिनिधि रहा और 2017 में मैं फिर से यहाँ पर प्रतिनिधि बना। इस दृष्टि से ये दूसरा मौका है कि मैं बजरिया क्षेत्र से प्रतिनिधि हूँ। लोगों के मन में ये भी सवाल है कि अब बड़ी जिम्मेदारी है, तो अब दया भैया का अगला कदम क्या होगा? वो चुनाव लड़वाएंगे या चुनाव में मैदान में खुद भी रहेंगे? चुनाव लड़ाना, अब अध्यक्ष हूँ तो चुनाव तो मुझे लड़ाना ही है, रणनीति भी मुझे बनाना है। मैंने चुनाव लड़ना या नहीं लड़ना ये मैं कैसे तय करूँगा? मेरे पार्टी के सारे निर्णय लोकतांत्रिक होते हैं और लोकतांत्रिक तरीके से पार्टी का संगठन जो निर्णय लेगा वो मेरे लिए बाध्य होगा। मैं मेरा निर्णय खुद तो नहीं ले सकता ना। मेरी इच्छा है कि मुझे इस बार विश्रांति मिलनी चाहिए, लेकिन पार्टी का जो आदेश होगा उसको मानना ये हमारी जिम्मेदारी होती है। और अध्यक्ष ही अगर पार्टी का आदेश नहीं मानेगा तो नीचे का कार्यकर्ता कैसे मानेगा? गठबंधन में आप लोग चुनावी मैदान में जा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे कार्यकर्ताओं का क्या ऐसा नहीं होगा कि जो सीटें गठबंधन में जाएंगी उससे आपका जो कार्यकर्ता है, पार्टी का जो कार्यकर्ता जो इतने सालों में तैयार हुआ, ये उसके साथ में कहीं ना कहीं अन्याय होगा? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जिस तरीके से राजनीतिक स्थिति नागपुर में है या नागपुर जैसे शहर में बहुत मजबूत स्थिति है, तो ऐसे में आपको 10, 20 या 25 सीटें आपको गठबंधन में देनी पड़ेगी। तो संभव है कि उतने आप आपकी पार्टी के कार्यकर्ताओं को चुनावी मैदान में उतार सकते थे और वो जीत के आते थे? तो गठबंधन के माध्यम से जिन कार्यकर्ताओं के ऊपर अन्याय होता है उन्हें दूसरे सामाजिक दायित्व देकर के, शासकीय दायित्व देकर के उनके कद को भी बरकरार रखा जा सकता है। इस प्रकार का सामंजस्य और नियोजन कार्यकर्ताओं का अधिकार बना रहे, उनकी मेहनत का कहीं भी कम ना आंका जाए, इस दृष्टि से हम लोग नियोजन कर सकते हैं। अब हम यहाँ से आगे चलेंगे। एक बड़ा सुंदर सा आपने गार्डन बनाया है और उसको नाम भी बड़ा बहुत यूनिक सा दिया है, और जिसका थोड़ी देर पूर्व ही, कुछ दिनों पूर्व ही खुद सीएम साहब ने उसका उद्घाटन किया है। वहाँ चलेंगे और वहाँ कुछ बातचीत करेंगे और उसको बनाने का क्या कुछ तात्पर्य है और उसको हम जानने की कोशिश करेंगे और उसके साथ में राजनीतिक बातचीत भी करेंगे। एक टेक्सटाइल पार्क भी जो है वो आपके क्षेत्र में तैयार हो रहा है। ये टेक्सटाइल पार्क को तैयार करने के पीछे की वजह क्या है? यह जो बजरिया क्षेत्र है, इस बजरिया क्षेत्र में पुराने समय में एम्प्रेस मिल हुआ करती थी। जमशेद जी टाटा के जीवन का पहला प्रकल्प यह था। वो विदर्भ को मैनचेस्टर बनाना चाहते थे।
लेकिन कालांतर में कुछ कारणों से एम्प्रेस मिल बंद हो गई। एम्प्रेस मिल की जगह पर महाराष्ट्र स्टेट टेक्सटाइल कॉरपोरेशन ने टेक्सटाइल पार्क बनाने का निर्णय लिया और उस टेक्सटाइल पार्क को बना करके उसके माध्यम से पुनः हमारा जो टेक्सटाइल का व्यवसाय था उसको नए स्वरूप में जिंदा रखने का प्रयास सरकार के माध्यम से किया जाएगा, ऐसा निर्धारित है। लेकिन हुआ यह कि किन्हीं कारणवश वह जगह बिक्री ही नहीं हो पा रही थी और जिस समय जगह के वितरण का विषय आया, हम 2002 से 2007 यहाँ पार्षद थे। हमने शासन के सामने एक विषय रखा कि अगर शासन यहाँ पर कमर्शियल बिल्डिंग का निर्माण करना चाहता है तो यहाँ की जनता के उपयोग के दृष्टि से इसकी पीयू और ओपन लैंड का नियोजन होना चाहिए। और 2004 में ही हमने एक प्रस्ताव भेजा और 2004 के प्रस्ताव में हमने लिखा कि यहाँ एक गार्डन बनाने के लिए हमें जगह दी जाए तो इसकी पीयू और ओपन जगह, और बाकी जगह के ऊपर में आप कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी करें। शासन की भी आवश्यकता थी, कर्मचारियों को उनको पैसे देने थे। विदर्भ प्रीमियर ने जो जगह खरीदी, जो रिक्रिएशन क्लब था एम्प्रेस मिल का, उसके पैसे आते तो कर्मचारियों को देते। हमने उसी समय पर जब डिमांड करी तो शासन ने हमारी बात को सुना, विदर्भ प्रीमियर के पैसे कर्मचारियों में वितरित किए, हमें हमारी ज़मीन दे दी। हमने उसका ठीक तरीके से नियोजन करने के दृष्टि से यहाँ पार्क बनना चाहिए, इस प्रकार का प्रस्ताव उस समय रखा। लेकिन 2004 से वो प्रस्ताव यहाँ प्रलंबित रहा, कारण 2007 तक जगह हस्तांतरित होने की थी। उसके बाद हम यहाँ नगर सेवक नहीं रहे। जब 2017 में दोबारा हम यहाँ से नगर सेवक बने तो उस फाइल के पीछे हम पड़े। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय तत्कालीन पालक मंत्री बावनकुड़े जी, दोनों के प्रयासों से एक बैठक का आयोजन यहाँ पर हुआ। उस बैठक में प्रिंसिपल सेक्रेटरी यहाँ आए, उनसे चर्चा करने के बाद उन्होंने ये जगह प्रदान करने का निर्णय लिया और शासन इतनी गतिशीलता से आगे बढ़ा कि 3 फरवरी को हम लोग बैठे 2020 में और 14 फरवरी को ये सारी चीज़ें महानगर पालिका को हस्तांतरित हो गई। मैं तो मजाक में कहता भी हूँ कि देवेंद्र जी ने बदरिया वासियों को वैलेंटाइन डे का गिफ्ट दिया है, जिसमें ये नई सड़क बनी और यहाँ पर एक उद्यान के लिए ज़मीन महानगर पालिका को मिली। तो पहले 100% टेक्सटाइल था, 50% टेक्सटाइल और 50% कंज्यूमर आइटम, इस दृष्टि से कॉम्प्लेक्स बन रहा है। उसका बांधकाम भी शुरू हो गया। उसके पीयू की जगह के ऊपर में यहाँ बगीचा बन रहा है। किसी ने सोचा नहीं था कि इतनी बड़ी सड़क यहाँ बनेगी। मध्य नागपुर में 50 फीट की एक ही सड़क है और हमारे बजरी जैसे बस्ती में है करके। और आप देखेंगे सामने आपको रजवाड़ा पैलेस दिखाई दे रहा है। इस बस्ती के सारे लोगों को गोल घूम करके जाना पड़ता। जो सड़क गंजीपेट से हमारे यहाँ आ रही है वो गणेश चौक के बाद अगर आगे कंटिन्यू उतनी चौड़ी होती तो बजरिया के 164 मकान टूटते थे। ये सड़क बनने के कारण 164 मकान भी टूटने से बच गए, नई सड़क मिल गई और जगह की कीमत बढ़ गई। कारण जब बस्ती के अंदर अप्रोच अच्छा होता है तो अप्रोच अच्छा होने के कारण में व्यवसाय का स्वरूप भी बदलता है। अब पूरा का पूरा आप देखेंगे कि जितना भी ऑटोमोबाइल मार्केट है वो पूरा बजरिया क्षेत्र के अंदर आ गया। यह जो रोड है सीधा रेलवे स्टेशन के लिए जा रहा है। इस दृष्टि से यहाँ पर बड़े प्रमाण में होटलों का व्यवसाय प्रारंभ होगा। इस दृष्टि से यह रोड बनने से व्यवसाय में भी फर्क पड़ा, यहाँ के लोगों के दैनंदिन जीवन में भी उसका असर दिखाई दिया और जगह की कीमत बढ़ने के कारण प्रत्येक बजरिया वासी को इसका फायदा भी हुआ। ये बगीचे का नाम वंदे मातरम रखा। मध्य नागपुर एक कंजेस्टेड एरिया है और कंजेस्टेड एरिया के होने के कारण यहाँ खुली जगह कम है। एक चिटनीस पार्क खेल का मैदान है और दूसरा गांधी बाग उद्यान है। गांधी बाग उद्यान 1997 में जब मैं नगर सेवक के रूप में निर्वाचित हुआ उससे पहले गांधी बाग उद्यान यानी वहीं बस अड्डा हुआ करता था। बस अड्डा होने के कारण सारे अनैतिक काम गांधी बाग उद्यान से ही होते थे। यानी जेब काटने वाले वहीं बैठते थे। वहाँ हम स्कूल पढ़ते थे, आदर्श विद्या मंदिर बगल में थी। हमें घर से इंस्ट्रक्शन होता था कि छुट्टी में गांधी बाग बगीचे नहीं जाना, लूट लिए जाओगे करके। जहाँ बच्चों को भी लूट लिए जाएंगे ऐसी स्थितियाँ थी, उसको परावर्तित करना आवश्यक था। वहाँ पर संत कंवरराम जी का मेला लगता था, वहाँ पर रावण दहन होता था। इस प्रकार से गांधी बाग का स्वरूप था। लेकिन गांधी बाग का स्वरूप आज़ादी की 50वीं वर्षगांठ में मैं पहले बार नगर सेवक बना। माननीय नितिन जी पालक मंत्री थे और नितिन जी पालक मंत्री होने के साथ साथ देवेंद्र जी फडणवीस नागपुर के महापौर थे। हमने उस उद्यान के नूतनीकरण किए। उस समय में आप कल्पना कीजिए 74 लाख रुपए की राशि पालक मंत्री की हैसियत से माननीय नितिन जी गडकरी जी ने दी और गांधी बाग उद्यान का हमने नूतनीकरण किया और गांधी बाग उद्यान को बहुत बड़े प्रमाण में प्रतिसाद मिला और लोगों का आकर्षण इतना बढ़ा
कि आप अभी भी सुबह के समय गांधी बाग जाएंगे तो आज भी 2000 से ज़्यादा लोग वहाँ पर आते हैं। ये जो चिमनी है ये बड़ी आकर्षक है, आजकल ये देखने को नहीं मिलेगी। ये एम्प्रेस मिल के समय की मुझे लगता है कि चिमनी है, इसको आपने यथावत रखा है। यह जो चिमनी है ये जब जमशेद भाई टाटा ने एम्प्रेस मिल का निर्माण किया उस समय से यहाँ चिमनी थी। उस चिमनी को नागपुर के पुरातन वैभव के रूप में हमने जिंदा रखा है। मुझे मेरा बचपन याद आता है, ये चिमनी का जब सायरन बजता था, अब हम आज सायरन बोल रहे हैं इस उम्र में, उस समय हम पोंगा बोलते थे और समय था उसका कब बजेगा। पोंगा बजा तो नागपुर शहर की दिनचर्या चलती थी। इसलिए इस चिमनी को एज इट इज़ हमने जिंदा रखने का निर्णय लिया है। और केवल चिमनी को जिंदा रखने का निर्णय नहीं लिया, इस चिमनी को मजबूतीकरण करने के लिए 60 लाख रुपए महानगर पालिका से मंजूर हुए हैं। अभी इस चिमनी के आजू बाजू में आप देखेंगे चैली बंधेगी और इस चिमनी को रीस्ट्रेंथनिंग किया जाएगा, कंक्रीट की जैकेटिंग करके इसको मजबूती प्रदान की जाएगी। अपने प्राण उत्सर्ग करके भारत की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बना करके रखा, उनके बारे में भारत में राजनीतिक तौर पर कहे या प्रशासन के तौर पर कहे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। इसलिए हमने ध्यान रखा कि वे सारे वीर सपूत जिन्होंने भारत की एकता अखंडता को बनाया है, उनको समर्पित एक उद्यान बने। इसलिए इसको परमवीर चक्र विजेताओं को समर्पित उद्यान के रूप में हमने डेवलप किया है करके। चलते चलते एक ये सवाल है, आपने तो ये भी बता दिया कि 120 के बेहतर ही परफॉर्मेंस जो है वो रहेगा। जैसे कि मैंने बातचीत की शुरुआत की थी तो मैंने ये कहा कि आपने वजन कम किया और राजनीतिक वजन आपका बढ़ा है, तो कुछ अलग किस्म के टिप्स आप अपना रहे हैं, मोटे अनाज खा रहे हैं। कुछ ऐसा कहा जा रहा था कि 4-5 अनाजों को मिला के एक रोटी आप तैयार करते हैं फिर वो खाते हैं। तो मुझे लगता है कि हमारे जो दर्शक हमारा ये जो इंटरव्यू है इसके माध्यम से आपको देख रहे होंगे, तो अगर आप उनको टिप्स देना चाहें कि क्या कुछ आप कर रहे हैं आजकल। मूलतः मैंने गेहूँ खाना पूरा बंद किया है, कारण मैं डायबिटिक होने के कारण मुझे एक डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि सबसे ज़्यादा जो ग्लूकोटीन होता है गेहूं में आता है, गेहूं खाना बंद करें। जब गेहूं खाना बंद किया तो एक ही प्रकार का अनाज अगर रोज़ खाएं तो आदमी परेशान हो जाता है। इसलिए मैं सप्ताह में 2 दिन जवारी की रोटी खाता हूं, सप्ताह में 2 दिन बाजरे की रोटी खाता हूं, 2 दिन मैं नाचनी की रोटी खाता हूं, रागी की रोटी खाता हूं, और बचा हुआ जो 1 दिन होता है उस दिन मिक्स अनाज की 5-7 प्रकार की दालों की बनी हुई रोटी खाता हूँ। इसलिए टेस्ट भी हर 2 दिन में बदलते रहता है। और इसके माध्यम से नैसर्गिक रूप से बगैर किसी व्यायाम के मैं 102 किलो मेरा वजन था, मैं 82 किलो पर आया हूँ। और मेरे डायबिटीज़ में भी इसका बहुत बड़े प्रमाण में फ़र्क पड़ा है। और ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं भारतीय अन्न को खाने के कारण हुई है। मैं डायबिटिक होने के बावजूद भी राइस खाता हूँ, कारण मेरे डॉक्टर ने बताया कि राइस को पसा दिया, पानी बाहर निकाल दिया तो उसका स्टार्च फैक्टर निकल जाता है, लेकिन गेहूं के अंदर के ग्लूकोटीन के निकालने की कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए आपके माध्यम से भी मैं कहना चाहता हूँ कि जब से समाज में सोयाबीन आई है और समाज में गेहूं खाने का प्रचलन ज़्यादा हुआ है, उसके बाद ही डायबिटीज़ नाम की बीमारी ने हमारे यहाँ बड़ी तेज़ी के साथ में पैर पसारे हैं। इसलिए स्वास्थ्य संवर्धन के दृष्टि से माननीय देश के प्रधानमंत्री जो कहते हैं मिलेट्स खाइए, मोटा अनाज खाइए, उसको खाइए आप। इससे किसानों को भी फ़ायदा मिलेगा और भारत के जो मूल अन्न है उनको भी विश्व स्तर पर प्रचारित और प्रसारित करने में भारत के नागरिकों की अहम भूमिका रहेगी। पर खाने में स्वाद आता है कि आजकल तो जैसे चटपटा खाने का बड़ा ये लगता है कि चटपटा खाना रहे। देखिए, स्वाद हर चीज़ में है, हम उसके लिए मानसिक रूप से तैयार होने चाहिए। ये हम लोग मैगी खाते हैं, नूडल्स खाते हैं, इसमें क्या है? इसमें स्वाद नहीं है, इसलिए 25 प्रकार के सॉस मिलाए जाते हैं। जवारी का अपना नैसर्गिक स्वाद अलग है, बाजरी का अपना नैसर्गिक स्वाद अलग है। हम बाजरी की रोटी भी खाते हैं, खिचड़ा भी खाते हैं। राजस्थान में तो बाजरे का खिचड़ा एक बड़ा पकवान है। इसलिए इनके जो नैसर्गिक स्वाद है उसका आनंद हमने लेना चाहिए। और ज़्यादा कुछ नहीं, हफ्ते भर में आपको उसकी आदत पड़ जाती है, कारण एकदम मुलायम गेहूं की रोटी खाना और हमने चबा चबा करके जवारी की रोटी खाना, बाजरी की रोटी खाना। इसमें जब हम किसी चीज़ को चबाते हैं तो हमारे शरीर का सलाइवा भी निकलता है, और वो जो सलाइवा है वही हमारी पाचन तंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। और कोई चीज़ चबा करके खाए तो किसी भी सिस्टम को हम सिंक्रोनाइज करते हैं कि कितने बार वो चलेगा तो भट्टी गर्म हो जाएगी कर, तो मुंह को चबाने से ही आदमी को पेट भर गया ऐसा लगने लगता है करके, इसलिए अपने आप डाइट कंट्रोल भी हो जाता है। चलिए जय भैया, बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बहुत अच्छी बात हुई और आपने आखिर में जो टिप्स दी, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जो दर्शक हैं वो इसे फॉलो करेंगे और अपना वजन कम करेंगे
और बाकी मामलों में वजन बढ़ाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद।